हेलो बच्चों, वेलकम टू एस के विद्या मंदिर। बच्चों, आपके जो पेपर होने वाले हैं इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 के, वो 20 जनवरी को होने वाला है। आपको सबको पता है, इसलिए आपके पास बहुत कम टाइम है। ठीक है, तो अगर आपको बेहतर तैयारी करना है और आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज जो हम लाए हैं वो है संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप देखिए, इन क्वेश्चनों को मैं आज हल कराने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कल दूसरा पार्ट लाऊंगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों देखिए, यहाँ समझने वाली बात ये है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात आए तो हमें हमेशा बड़े अंक से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो बड़े अंक से स्टार्ट करना है। तो बड़ा अंक क्या होता है? सबसे बड़ा 9। ठीक है, अब 4 अंकों की बोला है तो 4 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, तो यानी 9999 जो होगा वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अगर हम छोटी संख्या की बात करें तो देखो बच्चों, छोटी संख्या कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि सबसे छोटा अंक तो 0 होता है। लेकिन सबसे छोटा अंक 0 होता है, लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या 0 से नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि 0 का कोई, अगर हम किसी भी संख्या के आगे 0 लगाते हैं तो उसका कोई महत्व तो नहीं होता। इसलिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 से। ठीक है, तो सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर उसके बाद आप 0 यूज कर सकते हैं, उसके बाद 3 0 रख दीजिए। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या हो गई। अगर आपको 4 विभिन्न अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना हो, ठीक है, या 4 विभिन्न अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना हो, तो जब भी विभिन्न अंकों की बात आए तो देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, आप मान लीजिए अगर बड़ी से बड़ी कह रहा तो सबसे बड़ा अंक 9, फिर उसके बाद अब 9 का प्रयोग दोबारा करना नहीं है क्योंकि विभिन्न है, तो फिर 9, फिर 8, फिर 7 और फिर 6। तो इस तरह से हम 4 विभिन्न अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। उसके बाद 4 विभिन्न अंकों की छोटी से छोटी संख्या अगर हमें लिखना है तो पहले सबसे पहले 1, फिर 0, फिर पता है कि अब 0 बार बार नहीं रख सकते क्योंकि विभिन्न चाहिए। ठीक है, तो फिर 2 रखेंगे और फिर 3 रखेंगे। तो इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा प्रश्न है कि 7, 0, 8, 2, 6 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। तो देखिए, सबसे पहले सम संख्या क्या है? ठीक है, तो बच्चों सम संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, ठीक है, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। अब 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं? तो 2 से कटने वाली जो संख्याएं होती हैं, तो जिन संख्याओं के अंत में 0 या 2 या 4 या फिर 6 या फिर 8 अगर आए, ठीक है, 8 अगर आ जाए, ठीक है, तो ये मान के चलिए अगर अंत में यानी इकाई के अंक में अगर ये संख्याएं आती हैं तो वो 2 से पूरी पूरी विभाजित होंगी, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि अब 7, 0, 8, 2, 6 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या लाना। तो अब हमें ये देखना है कि लास्ट में हमें क्या रखना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? तो 0 भी हम रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, यानी 4 ऑप्शन हैं जो हम पीछे रखने से सम संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि हम स्टार्ट और बड़ी से बड़ी बनाना है, इसलिए बड़ी ही संख्या से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या से स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है? 8। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8। तो हमने 8 को रख लिया। अभी हमारे पास 0, 2, 6 हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक को लास्ट में रख लेंगे। फिर दूसरा इससे छोटा अंक, यानी इससे छोटा, 8 से छोटा, बिल्कुल छोटा नहीं, इससे जस्ट छोटा, तो 7 है, तो 7 को हमने रख लिया। फिर 6 को रख लिया क्योंकि अभी हमारे पास 2 और 0 हैं सम बनाने के लिए। फिर हम 2 को भी रख लिए और फिर 0 को रख लो। ठीक है, तो तब भी सम ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सम संख्याएं बनाना है। ठीक है, आपके पास मान लीजिए कोई एक ही संख्या, अगर मान लीजिए 8 ही बस होता तो हम 8 को पहले न रखते, क्योंकि हमें सम बनाना था, उसको लास्ट में ही रखते। ठीक है, क्योंकि लास्ट पे यानी इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तभी सम संख्या बनती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं?
अब देखिए बच्चों, यहाँ 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, बड़ी से बड़ी नहीं, ना तो छोटी से छोटी। अब बताना है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो सबसे पहले देखिए, 1 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, तो 1 अंकों की कुल 10 संख्या होती है, यानी 10 नहीं 9 ही होती हैं, क्योंकि हम जीरो को कोई संख्या नहीं मानते हैं। डिजिट अंक जो होते हैं वो 10 होते हैं, लेकिन संख्याएं जो होती हैं वो 9 होती हैं, 1 से 9 तक, ठीक है। उसके बाद 10 से 2 अंकों की संख्या चालू हो जाती है, और 10 से कहाँ तक होती हैं, 99 तक, ठीक है। तो अब ये समझिए कि 10 से 99 तक में कितनी संख्याएं हुई। तो क्या करें कि अगर हम 1 से 99 तक की संख्याओं की बात करें, 1 से 99 तक की संख्याओं की बात करें, 1 से 99 तक की संख्या है, 1 से 99 तक, तो 1 से 99 तक में 99 संख्या हो गई। लेकिन 9 ऐसी संख्याएं हैं, 9 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 अंक की शामिल है ना। तो अगर हम इन्हें घटाएं तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या हुई, 90। इसी तरह हमें अब बताना है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो देखिए 1 से 9999 तक में कुल कितनी संख्या हुई, 9999। लेकिन इसमें 3 अंकों की भी संख्या शामिल है, ठीक है। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी, 999, यानी 1 से 999 तक की संख्याओं को घटाना पड़ेगा, तभी तो 4 अंकों की संख्या मिलेंगी। 1000 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब हम इसे घटाएं तो 0009, यानी 9000 कुल संख्याएं होंगी जो 4 अंकों की कुल संख्याएं लिखी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, ये चौथा क्वेश्चन में क्या है, चौथा क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो आपको बहुत लड़कों को कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या की परिभाषा ध्यान देना होगा। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है कि जो संख्याएं एक तथा अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटें उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 हो गई, ठीक है, 3 हो गई, किसी से नहीं कटती, 5 हो गया, है ना, 7 हो गया, 11, 17, तो ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्या है। ये एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती हैं। अब बात ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें क्या है। तो आप सबको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन 2 क्यों है, ठीक है। तो देखिए 1 क्यों नहीं है, तो 1 क्यों नहीं है, तो देखिए दूसरी परिभाषा एक अभाज्य संख्या की होती है कि जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्याओं की कई परिभाषाएं होती हैं, तो दूसरी परिभाषा जो होती है वो होती है जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब देखिए 2 के हमारे 2 गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 और 2, ठीक है। इसी प्रकार 17 के 2 गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 और 17, ठीक है। इसी तरह 3 के 2 गुणनखंड कौन है, 1 और 3, लेकिन 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, 1, इसीलिए 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो होती है 2, ठीक है। अब याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब योग का मतलब ये है कि हमें 1 से 50 तक की जो गिनती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे, इनको सबको जोड़ना है, ठीक है। तो इसके पीछे कहानी है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सुनिए। तो इसमें क्या हुआ था कि एक बार कक्षा 5 की क्लास ले रहे थे गुरुजी, ठीक है, गणित के टीचर थे। वो अपना कुछ कार्य कर रहे थे, साथ में रजिस्टर बना रहे थे और बच्चों को थोड़ा बहुत यानी जोड़ घटाव गुणा भाग ऐसे दे दिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि 5 वाले लड़के थोड़ा ज़्यादा मतलब होशियार थे, तो वो बहुत जल्दी से सर के पास गुणा करके लेकर पहुंच गए। अब जब सर जी काम कर नहीं पा रहे थे अपने रजिस्टर वाला, तो सर जी को बड़ा गुस्सा लगा कि यार बताइए, मैं 5-6 सवाल बोला और ये लोग 2 मिनट में करके ले आए। तो उन्होंने कहा कि बच्चों एक काम करो, 1 से 100 तक की गिनती को जोड़ डालो, और समझाया कि 1 में 2 को जोड़ो, फिर
फिर जो जोड़ा है उसमें 3 को जोड़ो, उसी तरह से जोड़ते जोड़ते 100 तक संख्याओं को जोड़ो। सभी बच्चे लग गए, ठीक है, जोड़ने लगे, जोड़ते रहे। अब बड़ा काम था, लेकिन एक बच्चा खड़ा हुआ जो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में सर जी के पास पहुंच गया। सर जी पहले तो ध्यान न दिए, सोचे कि जाओ, हड़का दिए, लेकिन फिर देखा तो उसका आंसर सही था। अब ये बताओ कि वो बच्चा किया क्या होगा? तो मैं बता रहा हूँ। वो बच्चा उसने क्या किया, 1 से 100 तक की गिनती को लगातार लिखा, फिर मतलब लिखा और समझा, ठीक है। इधर से 1 2 3 लिखा, फिर इधर से लिखा उसने 100, 99 और 98, उसने इतना लिखा। फिर उसने दिमाग लगाया कि 100 और 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो 101 होता है, ठीक है। 99 और 2 को जोड़ते हैं तो 101 होता है। 98 और 3 को जोड़ते हैं तो 101 होता है। यानी उसने ये समझ लिया कि पहले यानी शुरुआत से एक संख्या अगर ली जाए और पीछे से एक संख्या ली जाए तो उनका जो योग हो रहा है बार बार 101 हो रहा है। अब अगर 4 को हम जोड़ेंगे 97 में तो भी 101 होगा। तो उसने समझ लिया कि भाई दो संख्या जा रही हैं, एक आगे की और एक पीछे की, लेकिन हो रहा है 101, ठीक है, हो रहा है 101। तो उसने सोचा कि 101 आखिर होंगे कितने, तो 101 उसने 50 निकाला, क्योंकि देखो दो संख्या जा रही थी, ठीक है। और फिर उसने कर दिया गुणा, 5 1 का 5, 0, 5 1 का 5 यानी 5050 उसने हल कर लिया। तो इसी तरह से ये सूत्र बन गया। एक सूत्र बना यहाँ से टीचर ने बनाया कि भाई किसी भी मतलब लगातार अगर हमें संख्याओं का योग करना है तो उसमें हमें सूत्र बन गया कि n कोष्टक n प्लस 1/2। अब यहाँ पर n क्या है, तो n हमारा जो लास्ट वाली संख्या है यानी 1 से 50 तक, तो 50 को हम n मान लेंगे, ठीक है। अब जब n को 50 को मान लेंगे फिर हम इस वाले सूत्र पे रखेंगे, तो 50 फिर कोष्टक 50 प्लस 1 और बटा 2, ठीक है। इसको अगर हम हल करें तो ध्यान से हल करें तो देखिए 50 कोष्टक 50 प्लस 1 बटा 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 और पहले जोड़ लें तो 50 51 बटा 2, और अगर हम इसको काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 25 का 51 पे गुणा करेंगे तो 25 का 25 के 5 हासिल आए 2, 25 पंचे 125 और 2 127। तो इस तरह से हमारा ये हल हो जाएगा 1275, ठीक है। तो 1275 हमारा जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल जो है लास्ट प्रश्न नंबर 6 का, प्रथम 24 विषम संख्याओं का योग, यानी अब हमें विषम संख्याओं का योग बताना है। तो देखिए 2 सूत्र और लिख लीजिए। पहला एक सूत्र बताए हम कि संख्याओं को अगर जोड़ना हो तो n कोष्टक n प्लस 1/2, ठीक है। लेकिन अगर सम संख्याओं को जोड़ना हो सम के लिए, ठीक है, तो सीधे सीधे क्या करना है, n कोष्टक n प्लस 1 लगाना, ठीक है। और विषम को अगर जोड़ना हो तो विषम को अगर जोड़ना हो तो n गुणे n लगाना है। अब देखो यहाँ विषम संख्याएं कितनी हैं, तो 24 हैं। कितनी हैं, 24, ठीक है। अब विषम का सूत्र क्या होता है, n गुणे n यानी 24 गुणे 24, ठीक है। तो 24 गुणे 24 होता है 576, यानी 576 जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा, कॉन्सेप्ट सहित आपको क्वेश्चन को समझाऊँगा, जितना हो सकेगा उतने अच्छे तरीके से समझेंगे। क्योंकि देखो बच्चों, जब तक हम कोई चीज़ समझते नहीं हैं तब तक हम कर नहीं पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चनों को रटने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा नवोदय हर वर्ष टफ होता जा रहा है, ये समझ लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर से मैं एक नया वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।